बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको बताएंगे कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान रेलवे में अरबों रुपए की करप्शन और बेकायदगियों से पर्दा उठा दिया है। रेलवे ज़मीन और इमारतों के गैर कानूनी इस्तेमाल से अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ है। मज़ीद खबर की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे ज़िला मुल्तान की। ज़िला मुल्तान में आर्जी काश्तकारी स्कीम के तहत दी गई सरकारी अराजी के किरायाजात की मद में करोड़ों रुपए की अदम अदायगी का सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया है। इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा फ़हीम अमीन। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे कराची का, जहां पर ज़िला मलीर में ज़मीनों के खातों में बड़े पैमाने पर हेर फेर का इंकशाफ हुआ है। महकमा रेवेन्यू और एंटी करप्शन ने तहकीकात का अमल शुरू कर दिया है। मजीद इस खबर की तफसीलात शेयर करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची जाहिद खोकर। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान रेलवे में अरबों रुपए की करप्शन और बेकायदगियों से पर्दा उठा दिया है। रेलवे ज़मीन और इमारतों के गैर कानूनी इस्तेमाल और रेलवे की ज़मीन कच्ची आबादियों में शामिल होने से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, इस बारे में तफसील करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी रियाजुल हक ने। रियाज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना, आपके ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने आई है उसमें पाकिस्तान रेलवे में किस किस्म की करप्शन और बेकायदगियाँ सामने आई हैं? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवेज़ एक ऐसा बदकिस्मती से एक ऐसा सफ़ेद हाथी जो है वो अनफॉर्चुनेटली बन चुका है कि यहाँ पे अंग्रेज़ दौर की जो रेलवे ट्रैक्स थे वो बने, उसके बाद कुछ जगहों पे रेलवे ट्रैक्स तो बन गए, लेकिन मजमूई तौर पे जो 20 से 60 हज़ार तक का जो रेलवे किलोमीटर का जो ट्रैक था वो अब सुकड़ चुका है काफ़ी हद तक। इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ज़मीनें थी। तो ये जो ऑडिटर जनरल की जो मौजूदा रिपोर्ट है जिसे आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर उन तमाम कमज़ोरियों का, करप्शन का, बेकायदगियों का तफसील से जिक्र किया जाता है। और इसमें मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस रिपोर्ट को अगर 50% भी इस पर अमल कर लिया जाए और उन जगहों की तरफ जिन्होंने निशानदेही की है ऑडिटर्स ने, अगर उसको दुरुस्त कर लिया जाए तो पाकिस्तान रेलवेज़ को जो है वो दुरुस्त ट्रैक पर ले जाया जा सकता है। और आए दिन हम जब पार्लियामेंट में जाते हैं, जो कायम कमेटी या स्टैंडिंग कमेटीज़ जिन्हें कहते हैं, उनमें आए दिन जो है इस तरह के रेलवे से मुतालिक जो ऑडिट पैरास के अलावा दूसरी चीज़ों पर डिस्कशन होती हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आती हैं, ज़मीनों कब्जे और ये सारा कुछ। तो आज हम थोड़ा सा उसका जायज़ा लेते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि रेलवे की जो ज़मीन और जो उसकी इमारतें हैं उस पर जो कब्ज़ा गैर कानूनी तौर पर किया गया है, इससे तकरीबन पाकिस्तान रेलवेज़ को एक साल की बात कर रहा हूँ 19 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा। लेकिन सिर्फ ज़मीनों पर जो गैर कानूनी कब्ज़ा है, पाकिस्तान रेलवेज़ की इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं। ज़ाहिर है अंग्रेज़ से हमें ये सारा सिस्टम मिला, जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ, पाकिस्तान और इंडिया बन गए, तो उसके बाद हमारे पास ज़ाहिर है रेलवेज़ की बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी और रेलवे ट्रैक्स के दाएं बाएं, फिर क्लब्स की ज़मीनें, फिर दाएं बाएं जो लोकोमोटिव्स जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी ज़मीनें, तो बेतहाशा ज़मीनें कुछ जगहों पे तो यूटिलाइज़ कर रहा है, लेकिन वो ना होने के बराबर हैं। 8-9 अरब रुपए इनको मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान को अगर देखा जाए तो 19 अरब रुपए का नुकसान इनको हो रहा है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे जो है इमारतें बन चुकी हैं, वहाँ पे शादी हॉल्स बन चुके हैं और वहाँ पे आगे सबलेट कर दिए गए हैं। और उसमें ज़ाहिर है रेलवे के हुकाम भी शामिल हैं, कई जगहों में मिली भगत शामिल होती है अंदर से, लेकिन कई जगहों पर ज़ाहिर है ऐसे जो माफियाज़ वहाँ पर रह रहे होते हैं कि अगर उन पर हाथ डाला जाए तो बात जो है वो जान जाने पर तक आ सकती है। तो ये तो एक हो गया ज़मीनों के कब्जे तक। हाँ। दूसरा अगर देखा जाए रेलवे की जो ज़मीन है कच्ची आबादियों में शामिल होने से जो है वो तकरीबन 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो बहुत सी जगहों पे ये हुआ कि जो है वो रेलवे की ज़मीन थी और वहाँ पे एक कानून के तहत इतने 100 मीटर के फासले पर तामीर नहीं हो सकती। फिर आस्ता आस्ता क्या हुआ, जब रेलवे के ट्रैक्स पे उस तरह ट्रैफिक नहीं रही, बहुत सी जगहों पर बलोचिस्तान वगैरह में, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, पंजाब के बहुत से ऐसे इलाके, तो वहाँ पर आस्ता आस्ता उस पर आबादियाँ आना शुरू हो गई। जब उस पर कब्जे शुरू हो गए तो वो मुस्तकिल हिस्से बन गए। कुछ जगहों पे तो ये मुस्तकिल कच्ची आबादियों का हिस्सा बन गए हैं और वो ऐसे हिस्सा बन गए कि उनको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे नस्ल दर नस्ल जो है वो कच्ची आबादियाँ आबाद हैं। वहाँ पे जो कच्चे पक्के मकानात बने हुए हैं, अब अगर ऑपरेशन होता है तो उन लोगों को कहाँ ले जाया जाएगा? तो उससे कौमी ख़जाने को, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 15 अरब रुपए का 19 अरब रुपए गैर कानूनी कब्जा, 15 अरब रुपए कच्ची आबादी में जो है मुंतकिल हो चुका था। अभी 13-14 और पॉइंट से आप इसे अंदाज़ा लगाएं, ये तकरीबन कोई 100-150 अरब रुपए के करीब एक साल का नुकसान
है जो पाकिस्तान रेलवेज़ ने कौमी ख़जाने को पहुँचाया है। फिर इसके साथ साथ स्क्रैप और फालतू सामान ना बेचने की वजह से 9 अरब 33 करोड़ रुपए का नुकसान कौमी ख़जाने को पहुँचा है। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि जो फ्रेट ट्रेन्स हैं, जो पुराने इंजन हैं या पुराना जो बोसीदा सामान है, जो डब्बे हैं जो नए कर दिए गए, उनकी जगह नए ले आए और पुराने जो हैं वो खड़े हो गए, जंग आलूद हो गए, वो स्क्रैप पड़ा है, डंप पड़ा है। तो वो स्क्रैप की जो मालियत है वो 9 अरब रुपए है। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो अगर ये फ़रोख्त होता है तो इससे पाकिस्तान रेलवेज़ ही को फ़ायदा होगा। लेकिन जो इदारे के अंदर की कमज़ोरियाँ, ब्यूरोक्रेसी और फ़ैसला साजी में कमज़ोरी और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन ना होना, आए दिन वज़रा का तब्दील होना और ये जो सियासी चपकलिश है, कशमकश है, पंजाब में एक और जो है वो टसल चल रही होती है, बलूचिस्तान में कुछ और चल रहा होता है, ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि इसकी वजह से आप जो एक फ़्लो में काम करना होता है आपने वो काम नहीं कर पाते। और वो सिर्फ एक पाकिस्तान रेलवेज के अंदर ये ऑडिट रिपोर्ट की जो है ये मिसाल है। इसी तरह पहले पॉइंट के ऊपर ही बात कर लेते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि रेल ज़मीन और इमारतें हैं उन्हें गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसकी वजह से 19 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, तो इसकी जरा डिटेल्स भी शेयर करें कि किस तरह से इसका ये नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। 19 अरब छोटी अमाउंट तो नहीं होती। बिल्कुल, ये इंतहाई अहम सवाल है क्योंकि ये वो सवाल है कि हर जगह जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सेनेट में, वहाँ ये सवाल पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। और सवाल का मकसद भी यही होता है कि जब 19 अरब रुपए, 15 अरब रुपए, 9 अरब रुपए, ये इतनी अगर ज़मीनों के मामलात हैं और ये चारों सूबों के अगर ज़रा सख्ती से ऑडिट किया जाए तो ये शायद इसकी जो कीमत है ये इससे कहीं ज़्यादा है। ये तो एक जनरल सा डीसी रेट पे इन्होंने कीमतें लगा ली होती हैं क्योंकि इस्लामाबाद में अब भी बहुत सी जगहों पे अगर डीसी रेट है किसी जगह का प्लॉट का 45 लाख तो पता चला वो वहाँ पे 2 करोड़ रुपए की ज़मीन है। तो ये डीसी रेट के प्लॉट की कीमतें हैं, उसके बावजूद 19 अरब रुपए का नुकसान है। तो अब आते हैं इस तरफ कि ये ज़मीनें किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और ये तखमीना कैसे लगाया गया। मिसाल के तौर पर बहुत सी जगहों पे क्या हुआ कि ऐसी ज़मीन थी कि वहाँ पे एक ज़माने में वेयर हाउस बना हुआ था, वो वेयर हाउस अब नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के मकामी जो आबादी के लोग थे उन्होंने उसको माकी में शादी हॉल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। और उसके बाद पहले तो क्या किया कि एक छोटी सी बाड़ उसके गिर्द लगा दी, फिर उसके बाद उसमें बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि किसी ने कुछ पूछा नहीं है, फिर उसके बाद एक और ज़रा उस बाड़ को जो है वो कवर कर लिया जाता है, फिर भी किसी ने नहीं पूछा। आस्ता आस्ता वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। अब वहाँ पे मार्कीज़ बन चुकी हैं, कुछ जगहों पे बाकायदा शॉपिंग मॉल जो है एक किस्म के बन चुके हैं 2-3 मंजिला, कुछ जगहों पे प्री फैब्रिकेटेड जो है वो शॉप्स बन चुकी हैं और वहाँ पे बाकायदा कारोबार होते हैं। अब जब हम रेलवे हुकाम से पूछते हैं कि ये सारा कुछ आपकी नाक के नीचे ये कैसे हो सकता है, ज़ाहिर है जब पूरा एक शादी हॉल खुल चुके हैं, मार्केट्स खुल चुकी हैं, प्लाजास बन गए हैं, तो क्या आपके इल्म में ये चीज़ें नहीं थी? उनका ये कहना था कि अगर आप हमसे सच पूछें तो मामला ये है कि इसमें हमारे अपने लोग शामिल होते हैं, जो इंस्पेक्शन के लोग होते हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो ऑडिटर्स होते हैं, जो एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है जो फेडरल गवर्नमेंट करती है, जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, जो ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ पाकिस्तान करती है। एक इंटरनल ऑडिट होता है इदारे का अपना, वो देखते हैं और वो सारा कुछ देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो इंटरनल जो ऑडिटर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, जो चीज़ों को रिव्यू करते हैं, वही इसमें शामिल होते हैं क्योंकि वहाँ पे जब एक माकी लगी हुई है, वहाँ पे उनको करोड़ों रुपए की आमदन हो रही है हर माह। तो अगर वो 50-60 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, ज़ाहिर है वो डिपेंड करता है किस तरह की डील होती है, उनको दे दी जाए। कुछ जगहों पे गाड़ियां भी कहा जाता है कि गिफ्ट की रियाज, अब तो मामला खुल के सामने आ गया ना। एक तरफ देखा जाए तो गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे 19 अरब का खसारा हुआ, नुकसान हुआ, और दूसरी जानिब आपने हमें बताया कि कच्ची आबादियों में जो है वो रेलवे की ज़मीन को शामिल कर लिया गया है, उससे भी करीबन 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो क्या उस पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है या कार्रवाई की जा रही है? उस पर कार्रवाई क्या होती है? मिसाल के तौर पर ऑडिट रिपोर्ट आ गई, 92 न्यूज़ ने प्रोग्राम कर दिया या किसी और चैनल ने प्रोग्राम कर दिया, अखबारात में ख़बर छप गई, उस अखबारात की कटिंग वज़रा के पास रोज़ाना जाती है, मीडिया में जो खबर छपती है और उसकी कटिंग फ़ाइल में जाती है। अब वो जब देखते हैं बुलाते हैं, हाँ जी सेक्रेटरी साहब किधर हैं, उनको बुलाएं। मिसाल के तौर पर इस केस में हम कहेंगे कि हनीफ अब्बासी साहब हैं, वो सेक्रेटरी को बुलाएंगे, भाई ये क्या खबरें छप रही हैं, ये स्क्रैप का माल, ये जनाब ज़मीनों पर कब्जे, इसका पता करें, इसका ऑडिट कराएँ और फोरेंसिक ऑडिट करें, इसका स्पेशल ऑडिट करें, और वो जनाब पता चले 6 माह इसमें गुजर गए हैं।
6 माह बाद फाइल, ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो बाकी वजारतों में होता है। अच्छा, 6 महीने बाद यहाँ पे 1 हफ्ते का वजीर बेचारे पे ज़ाहिर है सियासी अपने हल्के का बोझ, दूसरी चीज़ें, वजारत की परफॉर्मेंस, वज़ीर आज़म से मिलना, वज़रा से मिलना, हल्के से मिलना, पार्लिमान में जाना, कमेटियों में जाना और ज़ाहिर है मीडिया में जाना, तो उस वजह से 1 हफ्ते बाद भी उनको ये चीज़ें याद नहीं रहती। बहुत कम ऐसे ज़हीन मिनिस्टर्स मौजूद हैं जो चीज़ों को अपनी डायरी में लिखते हैं या अपने सेक्रेटरी को लिखवाते हैं और उसके बाद फॉलो अप रखते हैं। तो जब 6 माह बाद वो कमेटी की रिपोर्ट तैयार होगी वो अपने पास रख लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जो वजारत के कई अच्छे अफसरान तो मौजूद हैं, लेकिन कई ऐसी काली भेड़ें होती हैं जो पीछे जो इस सारे मामले में खुद उसके बेनिफिशरी होते हैं। वो नहीं चाहते कि फाइल दोबारा जाए कि 6 माह पहले वजीर मौसूफ ने जनाब इसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया था, तो ऑडिट की रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है, लिहाजा इसको अब जो है वो इसके खिलाफ, इन अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाए। वहाँ पे मौजूद किसने ऑडिट किया था, किसने रिव्यू किया था, थोड़ी सी समझ आ जाती है कि कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया, जमीनों को कच्ची आबादियों में शामिल कर लिया। जो इदारे के अंदर का काम था जिसमें स्क्रैप और फालतू सामान को बेचना था, उससे भी तकरीबन देखा जाए तो 9 अरब रुपए का नुकसान करवा बैठे हैं ये लोग। तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती थी? आखिर ये बेचना किसका काम था? देखिए, ज़ाहिर है पाकिस्तान रेलवेज़ का वो काम था कि इस स्क्रैप को, इस सारे जो है वो जो भी एक्सपायर्ड जो है वो जो कंडेम्ड इनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं उसको आगे जो है वो निकाला जाए। मतलब कचरा आपके पास गोदामों में पड़ा है उसको निकालें, लेकिन उसके ना निकालने की वजह अगेन ब्यूरोक्रेसी होती है। वो कहते हैं जनाब फ़ाइल मूव करें, फ़ाइल मूव होती है, पता चलता है जनाब इसकी असेसमेंट करें, उसकी असेसमेंट होती है, फिर जनाब एक ग्रुप आया, दूसरा ग्रुप आया, फिर उसके बाद कहते हैं जी इसकी बिडिंग करते हैं, फिर बिडिंग में पता चला मनपसंद रेट्स नहीं मिले या मनपसंद ठेकेदार नहीं आए, फिर उसको रिव्यू करते हैं, फिर इंटरनल रिव्यूज़ होते हैं और इस पे सालों महीने इस मामले पे गुजरते हैं। और तो और जो टिकटिंग का मामला है, मतलब एक बहुत अहम जो मामला है जो पैसेंजर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये तो हम बात कर रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान रेलवेज़ के। टिकटिंग का जो मामला है उसमें भी करोड़ों रुपए के जो है वो घपले सामने आते हैं। कई जगहों पे जो है वो टिकट्स, अभी बहुत सी जगहों पे इन्होंने ऑनलाइन तो कर दिया है, ऐप से आप टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन कई मतलब ये होता है कि ऐप काम ही नहीं कर रही होती, फिर आपको मैनुअली जाना पड़ता है। अगर मैं इस्लामाबाद से हूँ तो मुझे शायद रावलपिंडी जाना पड़े या मारगरा रेलवे स्टेशन जो इस्लामाबाद में है उधर जाना पड़े। हो सकता है अक्सर वहाँ पे वो कहते हैं जनाब आप चले जाएं रावलपिंडी, यहाँ पे भी सिस्टम का इशू है, सिस्टम डाउन है। तो करोड़ों जो है वो रुपयों के जो टिकट के जो घपले और मामलात हैं, ये सिस्टम मुझे ये कहा गया कि जानबूझ के डाउन किया जाता है, क्योंकि चीज़ों को जब मैनुअल किया जाता है तो खुद बहुत वहीं से की जाती है। तो हमारी बदकिस्मती से हमारे अपने लोग इन चीज़ों में शामिल हैं कि चीज़ें जब ऑनलाइन हो जाएंगी, डिजिटलाइज हो जाएंगी, के अंदर ही खुर्द-बुर्द की जाती है, वहां पर ही खराबियां हैं जिसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं की जाती है। एक और मामला है जो इसी मामले के हवाले से सामने आया है, वो है खराब इंजन्स का और उसके साथ साथ उसके ढांचे का, जिसकी वजह से जायद डीजल खर्च हो रहा है। तो ये जो जायद डीजल खर्च होने का मसला है, ये किस हद तक है और क्या वाकई ये बात सच है कि उसकी वजह से कौमी खजाने को भी नुकसान हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले हफ्ते हमने 92 न्यूज़ पे भी खबर की थी कि डीजल के मामले पे कोई तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है सालाना पाकिस्तान रेलवेज़ को। इसी ऑडिट रिपोर्ट में एक स्पेशल ऑडिट किया और उन्होंने कहा कि जो इंजन, लोकोमोटिव जो इंजन हैं, जो रेलवेज़ के इंजन हैं, उनमें उनके जो डीजल का इस्तेमाल है उस पर एक मुकम्मल उन्होंने कम्प्रीहेंसिव ऑडिट किया। ये तो पाकिस्तान रेलवेज़ का ऑडिट था जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और जब आपने डीजल की बात छेड़ी तो हमने उस पर स्टोरी भी की थी पिछले दिनों, इसी हफ्ते के आगाज में, और उसमें हमने यही कहा था कि 4 से 5 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है डीजल के इस्तेमाल में। उसमें कहां पे नुकसान हो रहा है? वहां पे डीजल की चोरी भी हो रही है, उसमें कई अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। फिर बहुत सी जगहों पे ये हो रहा है कि डीजल 27 घंटे तक जो डीजल के इंजन है, जो लोकोमोटिव इंजन है, वो खड़े रहते हैं, वो चल रहे होते हैं। तो जब ऑडिट हुकाम ने उनसे पूछा कि जनाब ये 27 घंटे तक ये जो डीजल का इंजन चल रहा है, ये क्यों चल रहा है यहाँ पे? अगर आपने इसको देखना है, इसके इंजन की परफॉर्मेंस देखनी है, तो आप 2 से 4 और 6 घंटे में देख सकते हैं। ये 24 और 27 घंटे तक इंजन क्यों चल रहा है? तो उसका जो था कोई जो है जिसे कहते हैं तसल्ली बख्श जवाब वो नहीं दे सके कि ये क्यों चल रहा है, क्योंकि इस किस्म की कोई SOP मौजूद नहीं है कि आपने 27 घंटे जो है वो क्यों चलाया किसी इंजन को। तो ऑडिट हुकाम ने इस पर अफसोस का इजहार किया कि मतलब आप कौमी ख़जाने को सिर्फ इस कीमत में इतना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर डीजल की चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत सी जगहों पर यह होता है कि डीजल जो है फ़र्ज़ करें 1 लाख जो है वो 1 लाख लीटर जो है
डीजल मंगवाया गया, लेकिन पता चला कोई 50 से 60,000 70,000 जो लीटर था वो इस्तेमाल हो चुका है, बाकी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अच्छा। 70,000 लीटर जो था वो इस्तेमाल हो गया और उसके बाद बाकी का रिकॉर्ड कहाँ है? वो जी इधर इस्तेमाल हो गया, उस तरह किधर इस्तेमाल हो गया बता दें, रिकॉर्ड बुक में, लेजर्स में, और क्या आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है? उसकी जस्टिफिकेशन वो नहीं कर सके। उसका तो रियाज अंदाजा लगाएं कि सिर्फ इंजन की बात अगर हम मांगेंगे तो वो दे भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक और मुद्दा वो जो उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि ठेकेदारों को वैगन्स नहीं दी गई हैं जिसकी वजह से रेलवे को नुकसान हो रहा है। तो ये क्या मामला है? रेलवे को किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है और इसके पीछे आखिर क्या वजूहात हैं? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सी जगहों पे ये होता है कि अब हमने चीन से कुछ अर्सा पहले नए जो थे वो डब्बे मंगवाए और ज़ाहिर है वो हाई टेक हैं, बड़े अच्छे हैं, उनमें वाईफाई भी है, एयर कंडीशनिंग की सहूलत भी है, जो बिज़नेस क्लास वगैरह के हैं या जो एसी क्लास के हैं। लेकिन बहुत सी जगहों पे ये होता है कि जो पुराने जो डब्बे हैं उनको अपग्रेडेशन वगैरह के मामलात है, दूसरे मामलात में उसका ये होता है कि आपने ये जो नए डब्बे हैं वो सिस्टम में दाखिल कर लेने हैं और उसके बाद जो पुराने हैं वो आपने ऑफ ट्रैक कर देने। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से ये होता है कि ना नए जो है वो चल पाते हैं, ना पुराने ऑफ ट्रैक हो पाते हैं। उसकी वजह से जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि सिस्टम जो है वो आपने अपग्रेड तो नहीं किया, लेकिन सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए सामान मौजूद है। तो यहाँ पे इससे जो है वो अरबों रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है पैसेंजर से। मतलब एक मिसाल मैं इस स्टोरी में हम काम भी कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी जितने भी हैं, हमें नया जो है वो शनाख्ती कार्ड दिया जा रहा है चिप के नाम पे कि जी हमारे पास चिप मौजूद है, उस आईडी को जनाब आपका जो आईडी कार्ड है उस चिप के अंदर सारी मालूमात मौजूद होंगी। और हर शख्स जो अपना आईडी कार्ड नया बनवाता है उसका तो फ्री होता है, लेकिन इसके अलावा जब उसने अपडेट करना होता है तो वो जो आईडी कार्ड है उसके उनसे हज़ारों रुपए जो है वो लिए जाते हैं, 3,000 4,000 5,000 और चोरी हो गया तो वो अलग पैसे लिए जाते हैं। लेकिन चौधरी निसार अली खान के ज़माने में ये 2017 में 16-17 में इसको कंसीव किया गया था, लेकिन अब तक वो चिप जो है वो चिप ही आ रही है, लेकिन आगे उन जो है वो शनाख्ती कार्डों में और कुछ भी शामिल नहीं हो रहा। तो अब ये देखें मतलब सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए चीज़ें तैयार हैं, लेकिन आगे क्या करना है उसके बारे में हम स्टेप लेने को तैयार नहीं है। जाता ना, यही तो हमारा अलमिया है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। वो ले आते हैं, हम तमाम कवानीन भी लेके आ जाते हैं, जब बात उसको इम्प्लीमेंट करने की होती है तो वो हम कर ही नहीं पाते हैं। अच्छा रियाज, हम जिस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं, हमने बात की कि रेलवे के जो स्क्रैप है और फालतू सामान है उसको भी नहीं बेचा जाता जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि गैर ज़रूरी खरीदारी की जा रही है। एक तो फालतू सामान बेचा नहीं जा रहा, मजीद जो खरीदारियाँ वो की जा रही हैं और इसके साथ साथ जो कस्टम ड्यूटी है वो भी ज़ायद अदायगी की जाती है उसकी भी। तो रेलवे को ये तमाम मामला किस हद तक मुतासिर कर रहे हैं? देखिए, गैर ज़रूरी अखराजात तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा के जो थे वो नुकसानात जो है वो कौमी ख़जाने को हुए। गैर ज़रूरी अखराजात क्या थे? मिसाल के तौर पर आपको मिसाल में दूं कि अभी हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म साहब लाहौर गए और वहाँ पे इन्होंने लाहौर रेलवे स्टेशन पे इफ्तिताह किया कि जनाब के एक बड़ा हाई प्रोफाइल जो है वो कैफ़े बनाया गया, जहाँ पे आके रॉयल जो है वो लाउंज होगा और वहाँ पे आके मुसाफिर जो है वो वेट किया करेंगे और कॉफ़ी की सहूलत मौजूद होगी, एयर कंडीशनिंग होगी, सारा कुछ होगी। अब ये इस तरह की चीज़ें जो अचानक 11th आवर पे आप करोड़ों रुपए की चीज़ें ख़रीदते हैं, क्यों? क्योंकि कहा गया है जनाब 3 दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब आ रहे हैं, आप जल्दी से जो है ये कर लें ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी जो है वो उसका इफ्तिताह कर लें। अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो जी रियाज एक शॉर्ट आंसर चाहिए क्योंकि उसके बाद हमारा टाइम खत्म हो रहा है, हमने ब्रेक पे जाना है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपके ख्याल में इस रिपोर्ट के बाद, ये जो रिपोर्ट सामने आ गई है, हुकूमत और मुतल्लिका इदारे किस तरह से पाकिस्तान रेलवे को बेहतर और शफाफ बनाने के लिए इकदाम कर सकते हैं? लेकिन देखें, सीधी सी 2-3-4 बातें हैं जिस पे हनीफ अब्बासी साहब जो मिनिस्टर हैं और इसके अलावा जो सारी पाकिस्तान रेलवेज़ की जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है वो उसको देख सकती है। एक जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल ऑडिट्स हैं उनका अगर लूजली जो बाइंडेड तरीके से भी अगर उसको फॉलो किया जाए तो आप उस पर अमल कर सकते हैं। ये जो सारी हमने बताई जो सिस्टम के अंदर की वीकनेसेस या कमज़ोरियाँ हैं उसको अगर फिक्स कर लिया जाए, डीजल का जो ज़िया हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी को फिक्स किया जाए और चीज़ों को फॉलो किया जाए, अकाउंटेबिलिटी की जाए। बिल्कुल ऐसे ही मामलात को देखने की जरूरत है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने पाकिस्तान रेलवे में फैली हुई बेकायदगी और करप्शन की हकीकत को बेनकाब कर दिया, जिससे ये जाहिर होता है कि कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और शफाफत के लिए फौरी इस्लाहात की ज़रूरत है। अब वक्त है कि मुतल्लिका हुकाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और रेलवे को एक मजबूत, शफाफ और मौसर इदारा बनाने के लिए अमली इक़दाम उठाएं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे हम जिला मुल्तान की, जहां पर आर्जी काश्तकारी स्कीम के तहत दी गई सरकारी अराजी के किरायाजात की मद में करोड़ों रुपए की अदम अदायगी का सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया है। सरकारी रिपोर्ट से ये इंकशाफ भी हुआ है कि मुल्तान की 3 बड़ी तहसीलों में दर्जनों अफराद ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए का किराया अदा ही नहीं कर रहे, जबकि काबज़ीन ना सिर्फ किराया देने में नाकाम रहे हैं बल्कि इसके बावजूद ज़मीनें बदस्तूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। क्या उन काबज़ीन के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकी है या नहीं, इस सारे मामले पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है लाहौर से फ़हीम अमीन ने। फ़हीम, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो ज़िला मुल्तान में 8.5 मिलियन रुपए की सरकारी ज़मीन है, इसके किरायाजात आखिर क्यों वसूल नहीं किए जा सके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़रजाना। ये 2010 में आर्जी काश्तकारी के एक प्रोजेक्ट के तहत कुछ ज़मीनें थी सरकारी जो कि बेआबाद थी, और उसको आबाद करने के लिए ये पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ जो अजला थे वहाँ पर यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और इसका मकसद ये था कि जो ज़मीन है वो काश्तकारों को दे दी जाए ताकि काश्तकार वहाँ से अपना ना सिर्फ रोज़गार कमाएं बल्कि वो इजनास भी पैदा करें। अब उसके लिए कुछ शराइत रखी गई थी, उन शराइत के तहत ज़मीनें जो हैं वो मुतल्लिका लोगों को अलाट कर दी गई थी। अब इस अलाटमेंट के तहत जो है कुछ असूल और ज़ाब्ते भी बनाए गए थे, जिसमें बताया गया था कि जो लीज़ होल्डर हैं वो हर माह और हर साल जो है वो बाकायदगी के साथ इसका किराया जो है वो जमा करवाएंगे मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, और उसके लिए बाकायदा एक मेकनिज़म बनाया गया था। अब अफसोसनाक बात यह है कि सरकार ने तो ये प्रोजेक्ट किसी अच्छे मकसद के लिए शुरू किया था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो दर्जनों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने पास ये ज़मीन तो अलाट करवा ली, उसका इस्तेमाल भी उन्होंने शुरू कर दिया। जवाब तक भी बेकार है। देखा जाए तो महकमा माल और ज़िले हुकूमत की जानिब से गफलत तो दिखा दी गई है, तो क्या इंतज़ामिया ने बर वक्त कोई कदम उठाया है अब इन मामलात के ऊपर? देखें, अगर तो ये बर वक्त दे दी जाती, दिए जाते ड्यूज़, तो ये तो रिलीज़ कंटिन्यू हो सकती थी। अब दरअसल इस तमाम चीज़ों के बाद अगर आप इस एग्रीमेंट का बुनियाद है कि आपने अपने ड्यूज़ बर वक्त अदा करने हैं, अगर आप वही नहीं अदा करते तो उसके बाद आपके पास क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपकी ये लीज़ जो है ये कैंसिल हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आपके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। ज़ाहिरी बात है, आपने एक चीज़ सरकार की इस्तेमाल की और उसके बाद उसका जो मुतल्लिका ड्यूज़ बनते थे वो आपने नहीं दिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो करनी जो है वो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और ADCR की ज़िम्मेदारी है, जिसको ये दी गई थी। तो अब ये सूरत हाल है कि लाखों करोड़ों रुपये जो हैं अभी तक जो है वो इंतज़ामिया अमूमी तौर पर ये शिकवा करती है कि उनके पास फ़ंड्स की कमी है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। तो ये स्टेप इसलिए उठाए जाते हैं कि जो इंतज़ामिया है उनके पास कोई फ़ंड्स की जनरेशन हो, ताकि वो अपने छोटे काम जो अपने अखराजात हैं वो अपने सोर्सेज से पूरे कर सके। अच्छा फ़हीम, जब ये मामला सामने आया था तो इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब हैं, उनको भी तो इस बात के हवाले से आगाह किया था, तो क्या उनकी जानिब से कोई कार्रवाई की गई? फिर देखें, जब ये बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू के इल्म में ये बात आई है तो बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू ने मुतल्लिका जो हुकाम हैं उनको बाकायदा तौर पर नोटिस जारी किए हैं, और उन नोटिस के बाद उन लोगों की जवाब तलबी भी की है कि आपकी ये ज़िम्मेदारी थी कि इस स्कीम के तहत जो अलाटमेंट की गई हैं और जो पॉलिसी दी गई है उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। अब बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू जो है इस तमाम मामले को ना सिर्फ मुल्तान की हद तक बल्कि दीगर अजला की हद तक भी अब इसको सीरियसली ले रहा है, और बताया जा रहा है कि मुल्तान और दीगर जहाँ पर ये लाखों करोड़ों रुपए के ड्यूज़ पेंडिंग हैं वो उसकी रिकवरी के लिए बाकायदा तौर पर मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, और मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनसे भी जवाब तलबी की जा रही है। अच्छा, तो क्या कानून के तहत अगर देखा जाए तो ऐसी सूरत में ज़मीन की अलॉटमेंट मनसूख करने या फौजदारी कार्रवाई का कोई इम्कान है, की जा सकती है? देखें, सबसे पहले तो अगर आप जो ज़मीन होती है इसके बहुत से मकासद होते हैं, और ये ज़मीन जब दी जाती है तो उसके ऊपर इनिशियली उसको अगर वो बंजर ज़मीन है तो उसको ज़र काश लाने के लिए जो फार्मर है उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करता है, उसके ऊपर खादें, उस ज़मीन को लेवल करना, उसके लिए पानी का बंदोबस्त करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन अब अगर वो लोग इस तमाम चीज़ें अखराजात करने के बाद अगर वो किराया ही नहीं अदा कर
इदारे जो उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी थी, तो फौरी तौर पर तो पहला स्टेप तो ये है कि उनसे वो ज़मीन की अलॉटमेंट मनसूख करके उसका कब्ज़ा वापस लिया जाए, और फौरी तौर पर इसके बाद जो ड्यूज़ रह जाते हैं जो कि अगर अब ना वसूल किए गए तो उसके बाद ये हमेशा के लिए ख़त्म होने के इम्कानात हैं, क्योंकि जब अगर अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी तो उनके ऊपर फिर कंट्रोल जो है वो अदारों का ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए फौरी तौर पर लीज़ की अलॉटमेंट कैंसिल के साथ फौरी तौर पर इसकी रिकवरी के हवाले से भी सख्त जो हैं वो फौजदारी इक़दाम भी ज़रूरी हैं। अच्छा फ़हीम, आपने जो हमें रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी गई थी कि वो बकाया जात की वसूली के लिए फ़ौरी इक़दाम करें, तो क्या फ़ौरी इक़दाम किए गए? देखें, अभी इनिशियली जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी जानिब से बाकायदा नोटिस जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि अब बाकायदा एक सवालनामे की शक्ल में मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचेगा और उनसे बाकायदा तौर पर उस रिकॉर्ड जो ये रिकॉर्ड है ये उन इंतज़ामिया ने जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो टीमें हैं उन्होंने ये रिकॉर्ड सरकार के रिकॉर्ड से ही चेक करके ये रिपोर्ट तैयार की है। जो मुतल्लिका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था मुल्तान का, यानी कि कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बिल्कुल उसी रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है कि ये ड्यूज़, ये बकाया जात जो हैं अदारों के वो मौजूद हैं, तो फौरी तौर पर अब उन्हीं अदारों को कहा गया है कि आप अपनी इस डेफिशिएंसी को पूरा करें, अपने अखराजात पूरे करने के लिए, अपने फ़ंड्स को पूरा करने के लिए फ़ौरी तौर के ऊपर इन फ़ंड्स को जो है वो इकट्ठा करें। अच्छा फ़हीम, मामला तो हो गया, सारे काम तो सामने आ गए, ऐसे करतूत तो सामने आ गए, हम ये कह सकते हैं, तो अगर क्या इस मामले में किसी फ़र्द या इदारे को ज़िम्मेदार ठहराना मुमकिन है और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी मुतवक्के है? देखें, ये ज़िम्मेदारी जो है जब से ये मामला जो है तकरीबन पिछले 6 से 7 साल से ये चल रहा है और मुतल्लिका जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं जिनकी ज़िम्मेदारी बेसिकली रेवेन्यू कलेक्टर होते हैं, वो अपने इलाके के, अपने ज़िले के, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस हेड के ऊपर भी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें, क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर होता है उसके पास बहुत से इख्तियारात होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जहाँ पर उसकी ज़िम्मेदारी ये भी थी कि जो उसके नीचे जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू का, जिसकी ने ये ज़मीनें जो थी लोगों को अलॉट की थी, उसके बाद इन ज़मीनों की अलॉटमेंट के साथ इसके ऊपर जो आमदनी आनी थी उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है और उस मुतल्लिका जो ADCRs इस तमाम अरसे के दौरान तैनात रहे हैं उनसे भी पूछा जाए कि उन्होंने इस रिकवरी को जो कि पेंडिंग थी वो क्यों नहीं बर वक्त करवा सके। अच्छा, देखा जाए तो फ़हीम करोड़ों रुपए के वाजबात हैं जो कि वसूल ही नहीं किए गए हैं, तो अगर ऐसे करोड़ों रुपए के वाजबात बर वक्त वसूल किए जाते तो इसका ज़िला मुल्तान की तरक्की और सरकारी ख़जाने पर क्या असर पड़ता और वो कितनी तरक्की करता? देखें, रकम जो है सरकार के मामलों में देखा जाए तो एक सिस्टम होता है जो सिस्टम के मुताबिक चलता है। अगर हम बात करें कि फ़ंड्स से इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाना है, ये एक रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन के मुताबिक पता चलता है कि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो अपने इख्तियारात का किस हद तक इस्तेमाल कर रही है। तो ये एक मामला जो है ये छोटा या बड़ा नहीं है, ये इंतज़ामिया की एक नाहली है कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो उसको एक गुड फेथ में इस्तेमाल करते। अभी तो ये सिर्फ वो रकम है जो कि वसूल करनी है, तो अभी अगर इस चीज़ का ऑडिट किया जाए कि ये ज़मीन किन लोगों को दी गई और किन शराइत पे दी गई, या मनपसंद अफराद को दी गई, या जिन लोगों को दी गई वो इतने ताकतवर थे कि उनको ये ज़मीन देने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या अवाम को इस सारे मसले पर कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि ये रकम जो है वो वापस ली जाएगी और मुस्तकबिल में ऐसा वाक़या दोबारा नहीं होगा? देखिए, ये जो मामला है ये आवाम के लिए इसलिए अहम है कि जो आम आवाम है वो हमेशा से कहती है कि हमें 2 मरले या 3 मरले के लिए घर में जगह मिल जाए जहाँ पे वो छत बना कर अपनी रह सकें। कुछ दिन पहले एक पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से अपने घर अपनी छत की एक स्कीम आई थी। 2000 प्लॉट थे सिर्फ 5-5 मरले के, और उसके लिए जो एप्लीकेशंस आई थी वो तकरीबन कोई 6.5 लाख आई थी। अच्छा, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो 2000 प्लॉट के लिए पंजाब भर की मैं बात कर रहा हूँ, 6.5 लाख दरख्वास्तें आई थी और पंजाब हुकूमत को वो पोर्टल बंद करना पड़ा था। अब ये 406 एकड़ ज़मीन है जो कि मुख्तलिफ लोगों को दी गई है।
अब आप खुद सोचें कि अगर ये 406 एकड़ ज़मीन हो तो अगर अब उसको बताएं कि ये लोग जो हैं जिनको दी गई थी वो अपनी लीज़ की कीमत पूरी नहीं कर सके और वो अब इसके ऊपर काबज़ होकर बैठे हैं, अगर वही ज़मीन आम लोगों को मुल्तान डिवीज़न में लोगों को देने हो तो आप यकीन करें वहाँ पे 10 लाख लोग इस जगह को लेने के का भी भला हो जाएगा। इन जिला मुल्तान में करोड़ों रुपए की वाजबात की अदम वसूली न सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि इंतजामिया की कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान लगा रही है। वक्त की अब ये जरूरत है कि मुतल्लिका हुकाम फौरी और मौसर इकदाम करें ताकि अवाम का पैसा महफूज रहे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे हम कराची महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, जहां पर साबिक सूबाई वजीर और स्कीम 33 के साबिक मुख्तार कार ने सिस्टम में अपने पंजे गाड़ लिए हैं और अरबों रुपए मालियत की सरकारी ज़मीनों के खातों की हेर फेर के मेगा स्कैंडल भी सामने आ गए हैं, जबकि नैब और एंटी करप्शन ने अलहदा आला सतही तहकीकातों का आगाज़ भी कर दिया है और महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन की नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर ने। जाहिद, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ज़िला मलीर में ज़मीनों के खातों में हेर फेर का जो मामला है वो किस हद तक संगीन है? थैंक यू सो मच। पूरे कराची के अंदर ये सिस्टम राइज है, कोई आज की बात नहीं है, कई सालों से महकमा रेवेन्यू के अंदर ये सिस्टम मौजूद है और इसी सिस्टम के तहत जो सरकारी ज़मीनें होती हैं उनके खाते तब्दील किए जाते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो प्राइवेट लोग हैं उनके भी जो प्रॉपर्टीज़ या मिल्कियतें होती हैं, ज़मीनें होती हैं, उनके भी खाते तब्दील कर दिए जाते हैं। ये जो तहकीकात शुरू की गई हैं उसकी नौइयत के हवाले से हमें बताएं और उसका दायरा कार कहाँ तक बढ़ाया गया है, कहाँ तक तहकीकात की जाएंगी? देखिए, जो नैब की जानिब से जो शुरू की गई है तहकीकात उसके मुतालिक भी ज़रूर बताएंगे कि ये जो ज़मीन उनके हवाले की गई थी साबिक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शमसुद्दीन सुमरो की जानिब से उनको ज़मीन अलॉट की गई थी। अब हाल ही में कुछ अर्सा पहले वज़ीर आला सिंध की जानिब से इस मामले पर नोटिस लिया गया और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इस ज़मीन को कैंसिल किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया था, मुख्तलिफ जजमेंट्स इस हवाले से ज़रूर शामिल हैं कि ये ज़मीन नहीं दी जा सकती, इसकी अलॉटमेंट नहीं की जा सकती, मगर उस वक्त सीनियर मेंबर की जानिब से उनको अलॉट की गई। जो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट हैं उनकी जानिब से सुओ मोटो एक्शन लिया गया और उसके बाद जो इससे पहले जो अभी वो भी जो सीनियर मेंबर रिटायर हुए हैं बकाउला उन्नड़ साहब, उनकी जानिब से एक कमेटी बनाई गई थी। तमाम ये रिपोर्ट जो है उनकी जानिब से ये दी गई और इस रिपोर्ट में उस ज़मीन की जो उनको जो एंट्री थी वो कैंसिल कर दी गई, उनको जो ज़मीन अलॉट की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई थी। जिसके बाद जो है, जिसमें मैं ज़रूर बताऊं कि एक तो सीनियर मेंबर की सरबराही में कमेटी थी, उसमें जो अरकान थे मेंबर जुडिशल थे और लैंड यूटिलाइजेशन के मेंबर थे और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जुडिशल जो मेंबर हैं वो शामिल थे। उसके साथ साथ मेंबर जो स्टैम्प्स और जो रजिस्ट्रेशन के हैं वो भी इसमें शामिल थे। उनकी जानिब से ये मुश्तरका तौर पर फैसला करके ज़मीन कैंसिल कर दी। अब अच्छी बात यह है कि नैब की जानिब से ये मामला टेकअप किया गया है और जो इसमें लैंड यूटिलाइजेशन के अफसरान हैं, क्योंकि जो नैब की जानिब से इश्तिहार दिया गया था उसमें तमाम चीज़ें वाज़ेह की गई हैं कि ये लैंड यूटिलाइजेशन के अफसरान और एहलकारों के ख़िलाफ़ हम तहकीकात कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो बेनिफिशरी हैं जिन्होंने अपने हक़ में ये ज़मीन के खाते तब्दील कराए उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। तो एक अच्छी चीज़ है जो सामने आई है। दूसरी बात अहम है कि जो मनसूख करने के हवाले से जाहिद आप हमें बता रहे हैं, इसी में डिप्टी कमिश्नर मलीर भी आते हैं, उनकी जानिब से भी जाली खातों की 25 एंट्रीज को मनसूख किया गया है। तो आखिर इस मनसूखी का क्या मतलब है, क्या उसके जो है वजूहात क्या रही हैं, तो इससे आखिर पैगाम क्या जाता है इतनी एंट्रीज मनसूख होने का? जी देखें, डिप्टी कमिश्नर मलीर की जानिब से जो एंट्रीज़ 25 जो कैंसिल की गई हैं, ये इनके 2 पेपर्स हैं जो उन्होंने मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन को और जो सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन उनको ख़त लिखा है और बताया है कि मुख्तलिफ उनके पास शिकायत मौसूल
हुई थी कि जो सरकारी ज़मीनों के खाते तब्दील करके मुख्तलिफ जो प्राइवेट लोग हैं उनके हक़ में रख दिए गए हैं। तमाम तहकीकात के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी कि ये 25 एंट्रीज़ जो हैं इनकी जो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, पीछे से जो उनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, ये जो सस्पिशियस हैं, इसलिए उन्होंने मशकूक उन एंट्रीज़ को कैंसिल कर दिया है। अब ये खाते जो हैं उनके नहीं रहे हैं और उनको आगाही भी दी गई है। मुख्तलिफ जो उनकी तहकीकात होती है, मेकनिज़म होता है, उसके तहत मुख्तलिफ शिकायत मौसूल हुई थी। उसके बाद ये डिप्टी कमिश्नर मलिर की जानिब से तहकीकात की गई थी और जिसके बाद उन्होंने ये 25 एंट्रीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं और आगे भी हो सकता है कि इस किस्म के, क्योंकि कराची शहर के अंदर एक दूसरी भी मैं आपको बात बताऊँ कि जो वज़ीर आला सिंध की जानिब से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कहा गया है कि कम से कम 800 से 1000 तक एंट्रीज़ जो है वो मशकूक हैं। सबसे पहले उनको कहा गया है कि इस मामले पर रिपोर्ट दे दें कि पोजीशन क्या है और ये बताया जाता है ज़राए की जानिब से कि अब उन एंट्रीज़ की भी तहकीकात होगी या होनी चाहिए, वो भी इसी तरह से ज़िला वेस्ट, केमाड़ी और जो कराची के अंदर 2-3 अज़ला ऐसे हैं कि जहाँ पर सिस्टम जो मौजूद है, जिस तरह से कोरंगी में सिस्टम मौजूद है, ज़िला मलीर के अंदर मौजूद है, ज़िला मलीर में भी मुराद मेमन गोठ जो है वो वहाँ पर सिस्टम मौजूद है, जो है हाई राइज बिल्डिंग्स हो जाती हैं। तो ये सिस्टम के तहत कराची की जा रही हैं। उन्हीं ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस जालसाजी से सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। तो क्या आपके पास इस तमाम नुकसान की तफसील है? जी बिल्कुल। अब एक और जो तहकीकात शुरू की गई है उसमें कहा गया है कि जो उस वक्त के मुख्तारकार थे मुराद मेमन गोठ, जिस तरह से मैंने बताया कि ज़िले मलीर के अंदर एक वाहिद टाउन और तहसील है जहाँ पर अरबों रुपए की ज़मीनों के खाते तब्दील कर दिए गए। उसके हवाले से भी एक नई तहकीकात शुरू की गई है और कहा गया है कि उस वक्त के जो मुख्तारकार थे रिजवान सरेवाल और रियाज मुगेरी, उनको पाबंद किया जाए कि वो रिकॉर्ड समेत पेश हों। महकमा एंटी करप्शन के डायरेक्टर की जानिब से ये तहकीकात शुरू की गई है। ये ख़त लिखा गया है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को और कहा गया है कि इस ज़मीन में जो मुख्तलिफ उन्होंने सर्वे नंबर मेंशन किए हैं, सर्वे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सर्वे नंबर 222, 226 और 241, इनका रिकॉर्ड मांगा गया है कि इनका तफसीलात फराहम की जाए और इन मुख्तारकारों जो उस वक्त रहे थे और इनके अदवार में मुख्तलिफ जो खाते हैं वो तब्दील कर दिए गए, तो उनको पाबंद किया जाए कि वो रिकॉर्ड पेश करें, बताएं कि कौन से कानून के तहत उन्होंने इन खातों की तब्दीली की है ताकि उन अफसरान के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा सके। अच्छा जाहिद, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर मौजूद एक साबिक सूबाई वजीर के सिस्टम के बारे में क्या बताया जा रहा है? क्या ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है? देखें, एक सिस्टम मौजूद है, सिस्टम के तहत आपको वो जो अफसरान के तकर्रुर तबादले किए जाते हैं, फिर वो इस सिस्टम के नीचे भी सारे सिस्टम होते हैं। सिस्टम तो एक होते हैं कि जिस तरह से हर एक ज़िले के अंदर मुख्तलिफ लोगों को सिस्टम दिया हुआ है कि वो सिस्टम संभालेंगे। जिस तरह मैंने बताया कि स्कीम 33 के मुख्तारकार के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों, इवन अदालतों के जो रिपोर्ट्स आई थी उनकी जानिब से मुख्तलिफ जजमेंट्स दी गई थी, उसके बाद उनको ओहदे से तो हटा दिया, उनको महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हेड क्वार्टर में रखा गया है, मगर वो इस वक्त भी इतने पावरफुल हैं कि वो तमाम जो तकर्रुरी तबादले करते हैं और सिस्टम चलाते हैं। दूसरा जो एक ख़त लिखा गया था महकमा रेवेन्यू की जानिब से, एक जो कंप्लेन दी गई थी, इसकी रोशनी में शहरी की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी जिस पर तहकीकात भी की जा रही थी। जी बिल्कुल, वो तहकीकातें की जा रही हैं और 117 एंट्रीज़ की उन्होंने निशानदेही की है। ये वो ख़त है जो लिखा गया है सेक्शन ऑफिसर की जानिब से। लैंड यूटिलाइजेशन की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को कहा गया है कि 117 एंट्रीज़ जिसमें नाम तमाम मेंशन हैं कि कौन सी खाते किसके हक़ में तब्दील कर दिए गए हैं और उसका बेनिफिशरी कौन सी है, तमाम हर एक एंट्री के सामने तमाम जो डिटेल्स हैं वो दी गई हैं ताकि जो तहकीकात करे उसके सामने तो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि कौन कौन से लोग जो सिस्टम को हेड करते हैं उनका नाम भी मेंशन किया गया है कि वो इनकी मुझे एक शॉर्ट आंसर आपसे चाहिए क्योंकि मामला ठीक है खुल के सामने आ चुका है। और मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो मुक्तदर हल्के हैं अब उनकी जानिब से नोटिस लेने के बाद अब तक क्या कोई गिरफ्तारी या सजा अमल में आई है?
देखें, ये जो उनकी जानिब से नोटिस लिया गया, क्योंकि जो निगरान हुकूमत थी उस दौर में भी उनकी जानिब से कोशिश की गई कि ये जो सिस्टम है उनको ख़त्म किया जा सके, और निगरान हुकूमत के बाद जैसे ही मौजूदा हुकूमत वजूद में आई तो उसके बाद काफ़ी दिनों तक हमने देखा कि कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। तमाम जो मामलात हैं वो खुश असलूबी से चल रहे थे, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसी तरह से मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं वो आते रहे। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर ये सिस्टम कोई एक कतई तौर पर नहीं रहा है, मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ नामों से सिस्टम चलाते रहे हैं, और वेस्ट के अंदर भी जो सिस्टम चलाने हर शख्स आता गया और अपनी मनमानियां करता गया। जिला मलीर में ज़मीनों के खातों में होने वाली इस संगीन बदउनवानी के इंकशाफात से ये वाज़ेह होता है कि सरकारी इदारों में इस्लाहात और शफाफियत की अब अशद ज़रूरत है। महकमा रेवेन्यू और एंटी करप्शन की तहकीकात जारी हैं और अवाम को ये उम्मीद है कि मुलव्विस अनासर को सख्त सज़ा दी जाएगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसी हरकत का सद्देबाब हो सके। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।